दिनांक 23 अगस्त 2022 को वाराणसी स्थित पराड़कर भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक स्वास्थ्य एकेडमी यूएसए सिंस 1987 के संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर परेश दानी जी ने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के चेयरपर्सन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद दुबे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सर्वप्रथम माल्या अर्पण कर व शॉल पहनाकर उनको सम्मानित किया। इस खास मौके पर डॉक्टर परेश दानी जी ने कहा कि हमारी संस्था चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करती है, क्योंकि संस्था का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक रूप से व पिछड़े लोगों की मदद करना है। इस खास मौके पर डॉक्टर एनपी दुबे जी ने कहा कि समन्वित चिकित्सा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अहमियत रख रहा है। कोविड के दौर में तमाम लोगों ने इसी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर अपने प्राणों की रक्षा किया। इस पद्धति में मॉडर्न मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी सभी का समावेश होता है। भारत सरकार भी इसी दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टिगत समन्वित चिकित्सा पद्धति नितांत आवश्यक है। इस खास अवसर पर बतौर श्रीमती संगीता दानी, श्रीमती शीला दुबे के साथ बतौर अतिथि नगर निगम पार्षद अजय गुप्ता, पुन्नू बेंद उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर एनपी दुबे जी की पुत्री डॉक्टर निहारिका दुबे व पत्नी शीला दुबे, डॉक्टर जयशंकर दुबे, डॉक्टर अंजनी शिवम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रताप शंकर दुबे जी ने किया। निम्बस न्यूज लाइव यूपी ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोगों ने देखा है कितना भाग दौड़ सारी चीज़ें, इवन की विद्यापीठ ने एक तरह से स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी इसको चलाने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे अभी रोका गया है। क्यों रोका गया अब ये तो सरकार के पाले में है, और सरकार के प्रतिनिधि गुजरात से आए हुए डॉक्टर दानी साहब हैं। मैं चाहूँगा दानी साहब से कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई जाए। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का उद्घाटन किया गया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसमें सफाई कर्मियों को हर तरह की किट प्रदान की जाएगी जो उनके प्रतिदिन के कार्य में आएगी। साथ ही साथ सफाई कर्मियों को जागरूक करने हेतु क्लास भी आयोजित किया जाएगा। नगर निगम और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की तरफ से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि वाराणसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इस तरह की पहल की है, जिसमें शहर के जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता था। अब उनको हम प्रशिक्षित करेंगे, बाकायदा उनका क्लास चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के साथ अनुबंध के तहत प्रत्येक दिवस हम सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनको जीवन रक्षक उपकरण भी मुहैया कराया जाएगा। नगर निगम परिसर में आज आपने जो उद्घाटन देखा है, ये वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जो कि एक अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, उसके सहयोग से नगर निगम वाराणसी ने उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इस प्रकार की पहल की है, जिसमें कि अपने यहाँ कार्यरत जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं, चूँकि उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता था और वो अनस्किल्ड श्रेणी में आते थे, उनको हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षित करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स उनका कराएंगे। इसके लिए इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज वालों के साथ एक अनुबंध के तहत प्रत्येक दिवस हम 60 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार हम अपने सारे जितने समस्त सफाई कर्मी हैं उनको सफाई के संबंधित उनको क्या क्या जीवन रक्षक प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि उनको गहरे पानी में उतरना पड़ता है, नाला नाली सफाई करनी पड़ती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनती हैं। और कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो लोगों के द्वारा फेंक दिए जाते हैं, वो भी जैविक टाइप के होते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इसके दृष्टिगत नगर आयुक्त साहब के कुशल दिशा निर्देशन में आज उन्हीं के कर कमलों से उद्घाटन भी कराया है हम लोगों ने। इसमें जीवन रक्षक प्रणाली जैसे कि आपके जैकेट्स हैं, आँख को ढकने के लिए चश्मा है, हेलमेट है, गमबूट है, छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, यदि आप गहरे पानी या सीवर में उतरते हैं उसके लिए छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, पोंछने का कपड़ा है, हार्पिक है, डेटॉल है, फिनाइल है, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर जो है डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो कि एसिड का काम करता है, वो उसका यहाँ पे हम लोगों ने गैलरी बनाकर एक जन जागरण हेतु आज उसका हमने उद्घाटन कराया है। हॉस्पिटल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। हॉस्पिटल के कर्मचारी का जो है वो अलग तरीके का होता है। जो ये हम लोग जो साफ़ सफाई करते हैं ये सिविल सैनिटाइजेशन के रूप में होता है। जो शहर के अंदर जो हम लोग नगरीय सुविधा देते हैं, जैसे नाला नाली की सफाई करवाना, सीवर की सफाई करवाना, सड़कों पे सफाई करवाना, विभिन्न प्रकार के कचरे को उठाना, जिसमें कि हमको और आपको ज्ञात नहीं होता है कि वो कितना हानिकारक होता है, उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उठा कर उसका निस्तारण कराने का इसके मार्फत कार्य कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय राधा कृष्णन सभागार में वाणी प्रकाशन द्वारा पुस्तक मेला लगाया गया। यह पुस्तक मेला 2 दिन से चल रहा है, जिसमें बड़ी प्रतिदिन सैकड़ों
संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रही हैं और पुस्तक की खरीदारी भी कर रही हैं। वाणी प्रकाशन के श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पुस्तक मेले का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, परंतु कोविड-19 के कारण 2 साल पुस्तक प्रदर्शनी नहीं लग पाई थी। तो कोविड-19 होने के बाद पुस्तक प्रदर्शनी लगाया गया है पुनः से। उन्होंने कहा कि इस बार जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें पिछले कई वर्षों से 2 गुना पाठक मिल रहे हैं। इसमें बच्चों का काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 दिनों के प्रदर्शनी के दौरान स्टॉल संभालना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनी में उपन्यास, कहानी सहित रिसर्च से संबंधित पुस्तकें लगाई गई हैं। प्रदर्शनी सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे तक लगी रहती है, जिसके दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन कम बच्चे आए थे, परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता गया बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी विभाग सहित अन्य विभागों के प्रोफेसर भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो पुस्तकें स्वयं लेकर जा रहे हैं। मैं वाणी प्रकाशन से श्रीकांत अवस्थी हूँ। मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हुए चले आ रहे हैं और हमने देखा दिनों दिन जो किताबों का उत्साह है, यहाँ के बच्चों का, रिसर्च जो बच्चे, बड़ा ही उत्साह बढ़ता रहा। इस बार जब मैं आया, कोरोना के बाद आया, तब भी उत्साह था। उसके बाद अब जब ये दोबारा लगाया मैंने, तो जो पाठक वर्ग मुझे मिले जो उससे कई गुना ज़्यादा मिले इस बार। अभी 2 दिन की ही मेरी एग्जीबिशन चली। हमें लगता है कि 2 दिन मुझे स्टॉल को संभालना भारी पड़ गया। हमारे पास साहब इतनी भीड़ थी कि मुझे संभालना पड़ी। बच्चों का उत्साह मैंने बहुत ज़्यादा ही इस बार देखा। उसमें सभी विधाएँ, ये नहीं कि उपन्यास भी, कहानी भी, जैसे आचार्य रामसूत्र की किताबें हैं, नरेंद्र कोहली की किताबें हैं, और जो जिस पे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं वो सारी किताबें हम अपने प्रकाशन के अलावा दूसरे प्रकाशन की भी लाया हूँ कि जो ये बच्चों की पूर्ति हो सके। रही बिक्री की बात, 2 दिन से जी इतनी बिक्री का है कि मैं आपको कोई गिनती तो भी बता नहीं सकता। बहुत जैसे पहले दिन भीड़ थी उससे ज़्यादा कल हुई, उससे ज़्यादा आज हो रही है कहने का। वो बच्चे बराबर लगातार, जैसे 100-200 बच्चे तो परमानेंट कंटिन्यूस 9:30 बजे से लेकर 7 तक रहते हैं। उत्साह, बच्चों का उत्साह वर्ग बहुत देखा जी मैंने पढ़ने का। प्रोफेसर लोग भी इसमें आ रहे हैं? प्रोफेसर सभी हिंदी के प्रोफेसर या अन्य फैकल्टी के लोग भी आ रहे हैं, और किताबें जो अपने विभाग के संबंधित वो किताबें स्वयं प्रोफेसर लेके जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। जल शक्ति मंत्री पहुंचे पीएमओ। वाराणसी में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मेयर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों से स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात किया। इसके बाद 4 फरियादियों की समस्याओं को सुनवाई भी किया। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया। समस्या है भैया कि मेरी गली का एकदम मनोहल बैठ गल है, ध्वस्त हो गल है, और जा तो सफाई कराला सफाई नहीं कर सकते हैं। और जो सट्टी में सभासद भय हैं वो कहला कि हम मोटा न पौले, या जिंदगी बीत गई जब से देवाल लाख भैली तब से हमारे कुल परिवार भाजपा के वोट दिला। आज किससे मुलाकात की? मुलाकात करे भैया, अब काम हो जा तब ना। क्या वो उनसे क्या बातचीत हुई है? क्या हाँ, बातचीत भई लिया संजय से। क्या बोले हैं तब वो? कहला कि हो जाई दादी, तू तो कहियो हमके दिखाते ही ना हो। हमका हेता तला दूध देता तो दिखाता, अब डोली ना पाइला पैर से, हम बहुत परेशानी है। अभी एक मंत्री जी आए थे, उनसे आपने वार्तालाप की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कहला हो जाई दादी, यही कहला। कितने महीनों से तनको मत घबरा। हो गया 6 महीना साल भर से पानी नलियों का बहुत था, जो घर में चापा है वो का पानी एकदम पखाना के तरह, मन के बड़ी दिक्कत है। कितने परिवार इससे प्रभावित हैं? कितने परिवार? कितने लोगों को समस्या है? सब कोई आयल हमारे साथ ही पोता है, सब कुल आयल हुआ, वो गली का पूरा आदमी आयल हुआ, एक आधा को बाहर गल ना आयल था ना आयल। मोदी जी के कार्यालय आए थे। तो किससे मुलाकात हुई आप? अभी तो भैया सौरभ श्रीवास्तव से हमने बात किया है, उन्होंने लिख के दिया कि आप जाइए जलकर विभाग, आपके काम हो जाएगा। तो कितने महीने से समस्या? अरे ये तो समस्या 7-8 महीने से भैया है। हम लोग पानी भी बहुत गंदा पी रहे हैं और नाला भी बह रहा है, एकदम इतना बदबू आ रहा है कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं भैया। जल शक्ति मंत्री भी आए थे, उनसे आपने मिला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हो जाएगा, आश्वासन दिया कि हो जाएगा। क्या कारण लगता है? क्या वहाँ का सभासद भी भाजपा का है? भाजपा का है भैया, भाजपा वाले तो कोई लोग नहीं आते हैं। वो बोलते हैं विनोद भारद्वाज की मैंने वोट नहीं पाया है,
तो बताइए वोट नहीं पाए हैं तो जीते कहाँ से हैं। हम जल संसाधन मंत्री यहाँ आए थे तो उनसे पानी की समस्या के लिए आए थे। पिछले 2 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ के सारे अधिकारियों को हमने लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम को भी हमने पत्र दिया है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और बिना पीने के पानी की जो बड़ा दिक्कत हो रही है और बाहर से पानी ढोना इधर उधर से करना है और शहर से सटे हुए क्षेत्र में यदि पीने का पानी नहीं उपलब्ध है तो कहाँ आप पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। लगभग कितनी आबादी है जो आबादी पानी को? बुल्लनपुर पीएसी जो मेन जीटी रोड है वहाँ से लेकर के वो पूरी सड़क पीछे चली गई है, रोहनिया वाले में मिल गई है। पूरे सड़क के दोनों साइड में पीने का पानी नहीं है। तो लगभग इससे कितने ये आबादी कम से कम हजारों की आबादी है। तो अभी यहाँ पे बातचीत की है तो क्या आश्वासन मिला? बात तो हमने इनको बताई है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। उन्होंने नोट कराया अपने पीए को, जो है बुल्लनपुर, केसरीपुर और लखनपुर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 3 गांव सटे हुए हैं उस रोड से जो है, तो उनसे बात हुई है, उन्होंने अपने पीए को लिखवाया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या उम्मीद है आपको कि कार्रवाई होगी? अभी तो उम्मीद हमको बहुत कम लगती है, क्योंकि रोहनिया का जो जल पंप बना है 1972 का बना हुआ है और वहाँ 1-2 जल पंप और बनाने की ज़रूरत है। जब तक नया जल पंप वहाँ नहीं बनाते हैं तब तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वाराणसी व्यापार मंडल का चुनाव जारी है। अब तक 80 से 90% मतगणना होने की संभावना बताया जा रहा है। 24 साल बाद पूर्वांचल की बड़ी मार्केट हरे की सराय का चुनाव जोरों शोरों पर जारी है। सुबह से ही व्यापारियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये सारी कतारें मत देने के लिए जारी हैं, जो शाम में 6 बजे तक लगी रहेगी। इसके बाद जीते हुए प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। वहीं थाना चौक इंस्पेक्टर व उनकी टीम व पीएसी बटालियन को भी लगाया गया है। अब तक 40 से 50% तक मतदान हो चुका है। मोहम्मद इमरान खान, चुनाव आयुक्त। कुंदन जी, जो आज हाथराय का पूर्वांचल की बड़ी मार्केट में चुनाव देखने को मिल रहा है, 24 साल बाद जिस तरीके का उत्साह दिखने को मिल रहा है व्यापारियों में भी, और लगातार कतारें लगी हैं और वोटिंग चल रही है। टाइमिंग क्या थी वोटिंग पड़ने की, शुरुआत होने की और ख़त्म होने की, समाप्त होने की टाइमिंग? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ सरायहाड़ा का चुनाव नहीं है। ये डालमंडी, बेनिया, गुदड़ी फाटक और आपका हड़हा और हड़ा सराय और आधा राजा दरवाजे तक जाता है ये संगठन। और रही बात चुनाव कराने समय की, तो समय हम लोगों ने 4 बजे तक रखा था 9 से, लेकिन कुछ कारण से टाइम हम लोगों ने 1.25 घंटा बढ़ा दिया है। अब 4:45 पे ये चुनाव खत्म होगा और आधी घंटे के रेस्ट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए तो जो तरीके से कतारें दिखाई दे रही हैं, लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, तो व्यापारियों में जो उत्साह है, 24 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर किस किस तरीके का इंतजाम रखा गया? प्रशासन की तरफ से भी क्या सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, प्रशासन ने जितना हम लोग का सहयोग किया है वो काबिल तारीफ़ है। प्रशासन के सहयोग अगर नहीं होते तो ये हम लोग जो आप कतारें देख रहे हैं, ये फिर हम लोग को संभालना नहीं मुमकिन नहीं था। संचालन समिति के बस की बात नहीं थी, प्रशासन का पूरा सहयोग है। और रही बात उत्साह की, तो ये उत्साह इसलिए कि नया अध्यक्ष, नया महामंत्री चुनना है जो व्यापारियों के हक की लड़ाई आवाज़ उठा सके, लड़ाई लड़ सके। और सत्ता पक्ष का भी पूरा सहयोग है इस चुनाव को कराने में। ये यूपी का सब संगठनों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चुनाव हो रहा है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने। यानी जिस तरीके से व्यापारियों को पर्ची दी जा रही है, महामंत्री और अध्यक्ष पद की जो मोहर लगा के डालना है पेटी में, किस तरीके से समझाया जा रहा है? जैसे सभासदी का चुनाव और विधायक का या सांसद का पहले बैलेट पेपर पे होता था, सेम वैसे ही हम लोगों ने उस पैटर्न पे चुनाव हम लोग करा रहे हैं। बैलेट पेपर पे मुहर लगवा रहे हैं और पेटी में डलवा रहे हैं। व्यापारियों को किस तरीके से समझ में आएगा कि मतलब कि महामंत्री का कौन सा? पिंक कलर का महामंत्री का है, येलो कलर का अध्यक्ष का है। उस पर लिखा हुआ है नाम, सिंबल और उसका सिंबल का नाम भी लिखा हुआ है। उसमें जो भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे, उनको कोई परेशानी नहीं है, और जो नहीं पढ़े लिखे उनको हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं। काउंटिंग क्या प्रशासन के सामने होगी? बिल्कुल, प्रशासन की निगरानी में चुनाव हो रहा है तो काउंटिंग में प्रशासन के सामने रहेंगे। प्रत्याशी या होंगे या उनका एजेंट होगा, वो दूर से देखेंगे। अगर कोई गड़बड़ी उनको समझ में आती है तो उसमें चैलेंज वो कर सकते हैं बिना हंगामे शोर शराबे के। और सबसे अव्वल बात की, काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अधीन ये है बनारस व्यापार मंडल, तो उसके अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जी और सत्ता पक्ष से भी कुछ लोग, जैसे कि कुछ नाम लेना मुनासिब नहीं है, सारे लोग यहाँ मौजूद थे और हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। वाराणसी से खुशरंग हीना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।
वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज नई बस्ती क्षेत्र में स्थित चमरू बाबा मंदिर समेत बंद मकान में चोरों ने बनाया निशाना। विजय कुमार श्रीवास्तव के बंद मकान में हुई चोरी। भुक्तभोगी विजय के मुताबिक रविवार या सोमवार की रात में चोरी हुई है। शनिवार की रात में विजय का पूरा परिवार गोरखपुर में छोटे भाई की 13वीं में गया था। आज जब विजय अपने आवास पहुंचे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट निम्बस न्यूज लाइव यूपी वाराणसी। विजय कुमार श्रीवास्तव। विजय जी क्या है? हम यहाँ पे हमारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था गोरखपुर में, तो हम लोग हमारी पूरी फैमिली यहाँ से संडे की रात में हम लोग निकले। सोमवार को 10वां था और तो वहाँ से हम लोग 10वां में जब गए 10वां मना के, और आज हम केवल हमारी पत्नी, क्योंकि हम सिटी मॉल का काम करते हैं तो हमारा 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं लगातार। चौथे दिन को आना है, चौथे दिन करने के बाद फिर 5वें दिन छुट्टी ले सकते हैं। तो इसलिए आज हमको आना था यहाँ पे, क्योंकि फैमिली का कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे ही हम आए हैं तिरसठ से आए हैं तो यहाँ पे देखे दरवाज़ा ऐसे हमारा खुला पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि हमसे पहले कौन आ गया, क्योंकि सबसे पहले हम ही वहाँ से चले हैं। फिर घर में गए हैं तो हमारे लास्ट कमरे में छोटे वाले भाई का कमरा पूरा खुला पड़ा हुआ है, पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम घर पे तुरंत फ़ोन किए, दिमाग हमारा काम नहीं किया, हमारी पत्नी भी थी तो तुरंत फिर घर पे फ़ोन किए तो उसको इन्फॉर्म किए। फिर हमारे मौसी के लड़के मुनि श्रीवास्तव हैं, उनको हम बुलाए, तो उसके बाद 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई है, फिर जांच की है अपना। लगभग क्या सामान चोरी हुआ है, कितने सामान के बारे में आइडिया हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि वो छोटे भाई का कमरा है। अब उसमें भाई आजकल के समय में कोई भाई तो बताते हैं कि भाई हम ये सामान रखें भैया, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे उसमें क्या क्या डिटेल सामान थे। वाराणसी ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई आज लगातार तीसरे दिन वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में लगभग 3.5 घंटे तक चली। वादिनी महिलाओं की दलीलों पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी जवाबी बहस आज खत्म की। मस्जिद कमेटी की बहस का सार यही रहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिर्फ बोर्ड को नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड को है। देश की आज़ादी के दिन ज्ञानवापी मस्जिद का जो धार्मिक स्वरूप था वह आज भी है, उसका धार्मिक स्वरूप अब बदला नहीं जा सकता, इसलिए श्रृंगार गौरी केस मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। उधर जवाबी बहस के प्रति उत्तर में वादिनी महिलाओं की ओर से कहा गया कि आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश कर मुस्लिम पक्ष उसे ज्ञानवापी मस्जिद बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताकर धोखाधड़ी की जा रही है। ज्ञानवापी विवाद में आज एक अध्याय का पटक्षेप होने जा रहा है। बुधवार को मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की बहस आज समाप्त हो गई। हिंदू पक्ष ने आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए अपने पास में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल फर्जी दस्तावेज का भी खुलासा किया, क्योंकि कल मुस्लिम पक्ष में अपनी बहस के दौरान ज्ञानवापी परिसर को वक्फ का प्रॉपर्टी बताते हुए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने आलमगीर मस्जिद से संबंधित पेपर को ज्ञानवापी के मुकदमे में प्रस्तुत किया है, जो कि वैसे जिला जज की अदालत में आज दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस मुद्दे पर अपना फैसला रिजर्व रखते हुए 12 सितंबर की तिथि फैसला सुनाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस फैसले को लेकर हिंदू और मुस्लिम अधिवक्ताओं ने पिछले 1 महीने से लगातार बहस कर रहे थे। मुस्लिम पक्ष ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस न्याय को सुनने के अधिकार को ही चुनौती दिया था, जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज जद्दोजहद और मैराथन दौड़ के बाद बहस पूरी तरह से समाप्त हो गई है और अब फैसले का इंतजार 12 सितंबर को करना है। मान बहादुर से मैं एडवोकेट आई रिप्रेजेंटिंग मिसेस राखी सिंह, वन ऑफ द प्लेंटिफ। आज फाइनल आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी पर कंप्लीट हो गया है ये। उसके बाद जज साहब ने सुन लिया, हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। सर 7-11 को जो पूरी बहस रही है वो आज कंप्लीट कंप्लीट हो गई। जी हाँ जी। सर आज एक फर्जीवाड़ा भी हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में लाया गया। ऐसा देखिए, कोई फर्जीवाड़ा के बारे में मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि द मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई फर्जी है कि नहीं। इट शैल बी डिपेंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये होता है ना। नहीं, हम कोई अपना हिसाब नहीं बता पाएंगे ना। वो आप लोगों ने क्या आर्गुमेंट रखे? कोर्ट को बस वही जो प्लेंट रिजेक्शन का कि ट्रायल नहीं हो सकता है, उसके बारे में सारी बहस कंक्लूड हो गई है। अब जो है ये जजमेंट रिजर्व हो गया है, अब इस पर देंगे। मुझे लगता है कि
12/9 की संभावित 12/9 संभावित तिथि है, संभावित है, लेकिन उसके आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो तो अदालत ही कहेगी। अब जी 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 पक्षों की पूरी तरह सुन ली और हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 711 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था शाही मस्जिद का, उसका पेपर्स इनका बोगस रहा और ज्ञानवापी मस्जिद अलग विषय है, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद, और ज्ञानवापी का के बाद और बिंदु माधव मंदिर यानी कि मस्जिद धरहरा का जो दिया था आलमगिरी मस्जिद का, वो अलग पेपर है। इसलिए इस बात पे माननीय न्यायालय ने इनकी बात को सुनते हुए और हमने स्पष्ट किया कि यह स्थान आक्रांता औरंगजेब द्वारा भारतीयों के सनातनियों के मानमर्दन के लिए विजय स्तंभ स्थापित किया है, न कि ये मस्जिद है। और वह पक्की प्रॉपर्टी का जहाँ विषय आता है, हिंदू मुसलमान का विषय हो अथवा किसी अन्य दर का, तो वह लागू नहीं होता है। वह केवल मुसलमानों के बीच के विवाद का ही समाधान वह पबोर्ड ट्रिब्यूनल करता है। 12 तारीख को आदेश आ रहेगा। मैराथन दौड़ के बाद आज मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष का दोनों का आर्गुमेंट समाप्त हो गया है। मैंने अपना समाप्त कर दिया है और वादी संघ की तरफ से आर्गुमेंट समाप्त होने वाला है। सर आज लास्ट फाइनल? जी हाँ, अब जजमेंट आज रिजर्व हो जाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को नहीं करना चाहिए था कि वफ़ कि जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वो आलमगीर मस्जिद का है और उसको दिखा रहे थे कि ये ज्ञानवापी का है। वो तो फर्जीवाड़ा कोर्ट सामने मैंने दिखा दिया है। कह रहा है कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने, मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप उसको किस तरह से? मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो वफ़ का कागज़ दिखाया था वो दिखाया था आलमगीर मस्जिद का, और जब बिंदु माधव के पास जो है, और ये ज्ञानवापी है। और मैं क्या शब्द प्रयोग करूँ, इतनी कह सकता हूँ कि कोर्ट साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया और मैंने तो कागज़ दिखा दिए हैं कि कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। वो जो कागज़ बिंदु माधव वाला है वो आज आपने कोर्ट पे रखा, उस चीज़ को कंटिन्यू? जी, वो आलमगीर के बारे में, आलमगीर मस्जिद जो बिंदु माधव मस्जिद है और बिंदु माधव के स्थान पर वो मस्जिद बनी है। बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनी है, उसको वो लोग ज्ञानवापी में यूज कर रहे थे। लेकिन ये फोर्ज डॉक्यूमेंट जो रखे गए हैं कोर्ट के सामने, इस पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग? अब ये तो जजमेंट के बाद मालूम पड़ेगा। आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ कि एक फर्जीवाड़ा था और वो एक्सपोज कर दिया है। दोनों पक्ष की प्रत्युत्तर रिजवाइंडर खत्म हो गया? हाँ जी, हो गया। वादी संख्या 1 का चल रहा है, मैं 2 to 5 की तरफ से हूँ, मैंने अपना खत्म कर दिया है। 1 का भी खत्म होने वाला है। अब जजमेंट रिजर्व हो जाएगा आज और उसके बाद निर्णय होगा। जैन सर, क्या आज किसी धर्म ग्रंथ का, अन्य चीजों का भी रेफरेंसेस दिए गए हैं कोर्ट में? नहीं, वो तो पहले दिए जा चुके हैं। जो कानूनी बात हुई थी वो उस पर हुई, और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग जिसमें कहा है कि वक्फ रजिस्टर होने से जो नॉन मुस्लिम हैं उनको वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो रूलिंग कोर्ट को दिखा दी गई। ये बताइए कि ये जो औरंगजेब की जमीन का दावा किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय में बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और इन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे हैं और 93 में सरकार ने
बैरिकेटिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। बनारस का हर एक आदमी जानता है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट दिखा के ये बोलना कि ये जो गजट पब्लिकेशन है ये ज्ञान व्यापिका है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड था। हमारी पूरी लीगल टीम ने इसे कोर्ट में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के संज्ञान में हम ये बात लाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारी बात को मानेगा और जब 12 तारीख को फैसला आएगा आप सबके सामने शुभ समाचार आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि पक्ष में आप लोगों हम लोग पूरा उम्मीद है और विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। 7-11 की स्टेज हम लोग पार करेंगे और ये सूट में आगे एविडेंस लीड की जाएगी। बहस पूरी हो गई और माननीय न्यायालय के धैर्य की हम लोगों ने जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। माननीय न्यायालय ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बहस को सुना और सुनने के बाद 12/9/2022 को जजमेंट के लिए रख दिया है। उस दिन आदेश हो जाएगा और तमाम बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, चाहे वर्शिप एक्ट हो, चाहे बफ एक्ट हो, चाहे विश्वनाथ बोर्ड हो और चाहे उन्होंने आलमगीर मस्जिद का जो उन्होंने कागज दाखिल किया सब पर सुन लिया गया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है? हाँ, रिजर्व कर लिया। अब कब तक ये कोर्ट ऑर्डर जो है 12/9/2022 को ऑर्डर हो जाएगा। 12/9/2022 को हाँ केस की पसंदता को लेकर। हाँ, पसंदता को लेकर के। तो यानी कि ये माना जाए कि इतने दिनों तक जो आप लोग बहस कर रहे थे आप उसका फल आने वाला है। हाँ, फल आने वाला है, निर्णय होगा, निर्णय मेरे पक्ष में होगा। मैं तमाम रेगुलर है और ये ट्रायल का विषय है, चलेगा। पसंदता पर हमारे पक्ष में फैसला होगा, मैं जानता हूँ। वहाँ पे जाइए, यानी कि 12 सितंबर को ये बात सामने आ जाएगी, स्पष्ट सामने आ जाएगी। आदेश आप लोग भी देख लेंगे, आदेश हम लोग भी देख लेंगे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। साल बाद व्यापार मंडल हरे की सरा का आज चुनाव होना था, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था और इसलिए काफ़ी क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। इसी उपलक्ष्य में आज, क्योंकि 24 अगस्त है और 24 अगस्त को आज मतगणना होनी थी, सुबह 9:30 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी जोश और खरोश में व्यापारियों का सहयोग भी मिला और अपने पूर्ण रूप से इन्होंने बहुमत किया। बहुमत से इन्होंने मत अपना दिया, अपना इम्पोर्टेंट मत दिया और ये जो मतगणना आज हुई है अभी 4:30 बजे के करीब ये पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुकी है। अभी कुछ ही देर में इसका परिणाम भी आ जाएगा और ये जो आज की सफलतापूर्वक जो मतगणना हुई है इसमें प्रशासन की देखरेख में हुई है। दशमेश के एसएपी और उनके पुलिस गार्ड आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। सफलतापूर्वक ये चुनाव संपन्न हुआ। हरे की सरा का व्यापारियों का काफ़ी सपोर्ट मिला। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो कि आप उनसे देख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया भी चल रही है। साफ तौर पे मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाया जाए कि ओपन तरीके से ये काउंटिंग हो रही है। कुछ ही देर में इसके परिणाम भी आ जाएंगे। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जो है चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। सर, क्या लगता है कि कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, कितनी देर में रिजल्ट वगैरह? मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 2 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स खुला हुआ है, पर्ची छटाई हो रही है। तो पहले राउंड हम समझते हैं 15 से 20 मिनट में पहला राउंड की घोषणा होगी। जैसे कि पहला राउंड का जो है वो अभी मतगणना हो रही है, काउंटिंग हो गई है और हम बात करेंगे सर क्या है, कितनी देर में रिजल्ट आ जाएगा और क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई आज के बारे में? चुनाव हमारा बहुत अच्छा शांतिपूर्वक हुआ है। सभी प्रत्याशियों का और सभी हमारे जो है व्यापारी बंधुओं का, प्रशासन का और मीडिया का बहुत सहयोग मिला है। अभी हमारी महामंत्री पद के 5 प्रत्याशी हैं, इनके बॉक्स खुल रहे हैं। अभी गिनती शुरू नहीं हुई, अभी छटाई हो रही है। इसके बाद हमारे अध्यक्ष पद पे होगी और रिजल्ट जो होगा आपको बताया जाएगा। अभी छटाने का काम हो रहा। काउंटिंग किस तरीके से होगी और क्या लगता है कितनी देरी तक ये मतगणना मतलब ये इसका परिणाम कितनी देरी तक घोषित हो जाएगा? काउंटिंग लगभग 2 से 3 घंटा लग सकते हैं। मत प्रतिशत हमारा 85 से 90% पड़े हैं, इसलिए समय लगेगा। अभी तो हम महामंत्री की छटाई कर रहे हैं। 8 बजे तक संभवतः परिणाम आ जाएंगे। अंदर कौन कौन मौजूद था जब मतगणना हो रही थी और अभी कौन कौन छटाई के दौरान ये जो मतगणना, ये जो काउंटिंग हो रही है वो किन किन के द्वारा किया जा रहा है? मतदान के समय हमारे 7 पीठासीन अधिकारी थे और हमारे चुनाव अधिकारी थे, प्रशासन के लोग थे। प्रशासन अभी भी है, हमारे पीठासीन अधिकारी हैं जो छटाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने
चुनाव निर्वाचन आयोग कमेटी मेंबर शकील जी से बात किया और उन्होंने बताया कि अभी मतगणना हो रही है, 90% हो गई है, छटाई जारी है। और अभी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कुछ व्यापारी लोगों से कि किस तरह से, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाया जाए कि कैसे यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी शामिल हैं, वो भी अपने परिणाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो है पेटी में इनके सारे जो अभी तक वोटिंग हो चुकी है वो इसमें कैद है, मुस्तैद है। कुछ ही देरी में इसके परिणाम आ जाएंगे और आप बने रहें निम्बस न्यूज़ के साथ, आगे के परिणाम हम आपको बताते रहेंगे।